हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार अपने यूट्यूब चैनल एमवीएस के सर पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे। इस चैप्टर के अंतर्गत हमने पढ़ा था प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि या प्रतिशत त्रुटियों में हमने निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, औसत माध्य निरपेक्ष त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि के बारे में पढ़ा था। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। प्रतिशत त्रुटि से संबंधित जो क्वेश्चन दिए होते हैं उनका हम फार्मूला कैसे ड्राइव करते हैं और कैसे इस पर आधारित न्यूमेरिकलों को सॉल्व करते हैं। अगर आपको आप मेरा वीडियो जो है पूरा बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो आपको हमारे द्वारा बताई गई बात पूरी तरीके से समझ में आएगी और आप इससे संबंधित क्वेश्चन को बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। ठीक, जैसे क्वेश्चन हमारा दिया गया है, एक भौतिक राशि y का मान a, b तथा c पर निर्भर करता है। क्वेश्चन कह रहा है एक भौतिक राशि y का मान a, b तथा c पर निर्भर करता है जो निम्नलिखित सूत्र s बराबर a²b/c³ से प्रदर्शित है। कह रहा है s के मापन में होने वाली अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक, तो s के मापन में होने वाली अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो भौतिक राशि s है वो किन राशियों पर निर्भर कर रही, a, b तथा c राशियों पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले देखिए, इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं उसमें सूत्र दिया होता है और हमें प्रतिशत त्रुटि निकालनी होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो दिया गया सूत्र है उसमें जो मान है उस पर भौतिक राशि निर्भर कर रही है कि नहीं। जैसे यहाँ पर भौतिक राशि y का मान किस पर निर्भर कर रहा है, a, b तथा c पर निर्भर कर रहा है। कह रहा है y के मापन में होने वाली अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालिए। तो सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल में को सॉल्व करेंगे। इसमें हम देखेंगे फार्मूले को हम कैसे ड्राइव करते हैं। ठीक, कैसे सब फार्मूला यहाँ से उत्पन्न करते हैं, कैसे उसका निगमन करते हैं। बाकी जब आपको क्वेश्चन इस पर आधारित होंगे तो आप फार्मूले का डेरिवेशन नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट फार्मूला लिख देंगे। और वो कैसे लिखेंगे इसको देखने के लिए, इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, अंत तक देखेंगे। ठीक है, तो जो भौतिक राशि s है, s बराबर दिया गया है a²b/c³। तो देखा गया a²b/c³, इसमें जो है दो पक्ष हैं। एक हमारा बायां पक्ष है, बाएं पक्ष में s लिखा है और दाहिने पक्ष में लिखा है a²b/c³। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लाग लेंगे। दोनों पक्षों में लाग लेने पर, दोनों पक्षों में लाग लेने पर, ठीक, जब दोनों पक्षों में हम लाग लेंगे तो कितना हो जाएगा, log s बराबर, ठीक, log s बराबर बेस 10 पर ले लीजिए। ठीक, log बेस 10 पर ले रहे हैं, बेस 10 नहीं लिख रहे हैं इसमें। s बराबर log a²b/c³। ठीक, इसको लिख सकते हैं। अब देखिए, यहां से एक फार्मूला हमने पढ़ा था, या यहाँ से चलो फार्मूला यूज कर लेते हैं, नहीं फिर थोड़ा और इसमें कुछ कर सकते थे। घातांक के नियम से, जैसे यहाँ पर s बराबर a²b/c³ था, घातांक के नियम से c की घात 3 को ऊपर ले जाते तो ये c की घात कितना बन जाता, -3 हो जाता। c³ था, घातांक के नियम से इसको ऊपर ले जाते, ये हो जाता a² और ये हो जाता c⁻³ ठीक है। तब जब दोनों पक्षों में लाग लेते तो ये बनता log s बराबर log a²b/c⁻³ बन जाता। अब देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है 9th में। आप लोगों ने जब लॉग पढ़ा होगा तो इसमें आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि log m × n × p बराबर हम कितना लिख सकते हैं इसके स्थान पर, ये जो होता है बराबर हो जाता है log m + log n + log p। ये फार्मूला आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कि log m × n × p बराबर बनता है log m + log n + log p। ठीक, अब यहाँ पर देखा जाए m के स्थान पर लिखा है a⁻2 और n के स्थान पर लिखा है b और p के स्थान पर लिखा है c⁻³ तो इसमें जो हम फार्मूला लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, log s बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, log a² + log b + log c⁻³ ठीक है, ये इतना हो जाएगा। अब एक और log का फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था कि log
m की पावर जो n होता है बराबर जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, ये हो जाएगी n log m। n log m जो पावर होती है वो कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है। तो ये कितना हो जाएगा, log s बराबर इसकी घात 2 आगे आ जाएगी, ये हो जाएगा log 2 log a प्लस log b, यहां पर -3 आगे आएगा तो प्लस माइनस माइनस, ये बन जाएगा 3 log c। ठीक, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी ये किस तरीके से जो है किया गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, आंशिक अवकलन करने पर, इसका हम कर देंगे आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन करने पर ध्यान देना, यहां से आंशिक अवकलन करने पर जब इसका हम आंशिक अवकलन करेंगे तो आंशिक अवकलन करने पर क्या होगा, लाग आपका हट जाएगा, जैसे ये लाग आपका यस है, तो जब इसका हम आंशिक अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा डेल्टा एस बटे एस। कितना हो जाएगा, जो यहाँ एस था उसके साथ लग जाएगा डेल्टा, ठीक है, एस अपॉन एस। तो इसका जब हम आंशिक अवकलन करेंगे तो ये बाएं पक्ष में एस लिखा था log s, ये बन जाएगा हमारा डेल्टा एस अपॉन एस बराबर 2 कैसी संख्या है, अचर संख्या, अचर संख्या छूट जाती है, ये हो जाएगी 2, ठीक, ये डेल्टा ए अपॉन ए प्लस यहाँ तो आगे कुछ है नहीं, log b का हो जाएगा डेल्टा b अपॉन b माइनस 3, ये हो जाएगा डेल्टा c अपॉन c। ये हो जाएगी भौतिक राशि s के मापन में होने वाली भिन्नात्मक त्रुटि। कौन सी होगी, s के मापन में होने वाली भिन्नात्मक त्रुटि या संभावित त्रुटि, ये होगी, ये आ जाएगी हमारी s के मापन में होने वाली, अतः ये हो जाएगी s के मापन में होने वाली भिन्नात्मक त्रुटि बराबर s के मापन में होने वाली भिन्नात्मक त्रुटि कितनी हो जाएगी, डेल्टा s अपॉन s बराबर 2 डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b माइनस 3 डेल्टा c अपॉन c। ये हो जाएगा डेल्टा s अपॉन s बराबर 2, ये हो जाएगा डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b माइनस 3 डेल्टा c अपॉन c हो जाएगा। ठीक है, अब इतना हो गया, ये इसके मापन में होने वाली भिन्नात्मक त्रुटि हुई, या इसको हम संभावित त्रुटि भी कहते हैं। कौन सी, संभावित त्रुटि। ठीक, ये हो जाएगी इसके मापन में होने वाली भिन्नात्मक त्रुटि या संभावित त्रुटि। अगर हम s के मापन में होने वाली, अब यहाँ पर अधिकतम त्रुटि की बात करेंगे, अधिकतम महत्तम त्रुटि की बात करेंगे, तो अधिकतम या महत्तम त्रुटि की स्थिति में ये जो माइनस होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। भाई जुड़ेगा, जब संख्या जुड़ती हैं तभी तो अधिकतम होती है। तो यहाँ पर अधिकतम त्रुटि निकालेंगे, यस के मापन में होने वाली, यस के मापन में होने वाली अधिकतम त्रुटि बराबर यस के मापन में होने वाली अधिकतम त्रुटि बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा एस अपॉन एस बराबर 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी माइनस 3 इंटू माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। ये हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन एस बराबर 2 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस 3 इंटू डेल्टा सी अपॉन सी। ठीक, अब कहा जाए यहां से एस के मापन में होने वाली, एस के मापन में होने वाली अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। एस के मापन में होने वाली अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो एस के मापन में होने वाली जो हम अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की बात करेंगे, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने के लिए हम कितने से गुणा कर देते हैं, 100 से। तो ये कितना हो जाएगा,
डेल्टा एस अपान एस गुणे 100% बराबर डेल्टा ए अपान ए गुणे 100% प्लस सॉरी कितना था 2 डेल्टा ए अपान ए गुणे 100% प्लस डेल्टा बी अपान बी गुणे 100% प्लस 3 डेल्टा सी अपान सी गुणे 100%। ये फार्मूला हम बनाते हैं इस तरीके से। आप इसको डायरेक्टली याद रखेंगे, बाकी सब आप समझ लीजिए किस तरीके से ये फार्मूला बनता है। बाकी जो न्यूमेरिकल होगा हम न्यूमेरिकल में तुरंत फार्मूला बना देंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे, जैसे दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, एक भौतिक राशि y का मान ए बी तथा सी पर ए बी तथा ए बी पर निर्भर करता है, ठीक। जो निम्नलिखित सूत्र दे दिया गया y बराबर ए क्यूब बी स्क्वायर से प्रदर्शित है। एक भौतिक राशि y का मान ए बी पर निर्भर करता है, जो निम्नलिखित सूत्र y बराबर ए क्यूब बी स्क्वायर से प्रदर्शित है। कहा जाए s के मापन में होने वाली अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां से जो भौतिक राशि y है वो a क्यूब b स्क्वायर पर निर्भर करती है। वो भौतिक राशि y जो है वो किस पर निर्भर करती है, a कामा b पर निर्भर करती है। कह रहा है इसके मापन जो निम्नलिखित सूत्र y बराबर a क्यूब b स्क्वायर से प्रदर्शित है। कह रहा है s के मापन में होने वाली अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो यहां से जो y बराबर दिया है, कितना दिया है, a क्यूब b स्क्वायर। y बराबर कितना दिया है, a क्यूब b स्क्वायर। तो यहां से हम निकालें, अगर y के मापन में होने वाली अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, मापन में होने वाली अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, ठीक है, y के मापन में होने वाली अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, तो इसका हम सूत्र बना देंगे। देखिए कैसे सूत्र बनाएंगे, ये जो y होगा इसके साथ क्या लग जाएगा, डेल्टा, डेल्टा y अपान y गुणे 100, क्या लगा देंगे, परसेंट, ठीक, बराबर यहां a की घात कितनी है, 3, जो घात है उसको आप आगे कर दीजिए, 3 आ गया आगे। ये कितना लिखा था, a के साथ हो जाएगा डेल्टा a अपान a गुणे 100%, ठीक, प्लस b की घात कितनी है, 2 आएगी आगे, ये हो जाएगा डेल्टा b अपान b गुणे 100%, ठीक। ये बन गया फार्मूला। अर्थात हमारा कहने का तात्पर्य क्या है, अगर कही जाए कोई भौतिक राशि जो है वो अन्य किन किन राशियों पर निर्भर करती है, ठीक, तो जब हमें प्रतिशत त्रुटि निकालना है तो चाहे संख्या गुणे में हो और चाहे बटे में हो, हमको जब प्रतिशत त्रुटि निकालना है तो सबको किस चिन्ह से लिखना है, प्लस चिन्ह से लिखना है, सब में प्लस प्लस लगा देना है, और जो घाते हैं उन घातों को क्या कर देना है, आगे कर देना है, ठीक है। जैसे एक अगला क्वेश्चन दिया गया, आप सूत्र सीखिए, अभी हम न्यूमेरिकल भी इस पर सॉल्व करेंगे। जैसे अगला सूत्र दिया गया, एक भौतिक राशि जो है कैपिटल ए, ठीक, कैपिटल ए जो है एक्स वाई जेड पर, एक भौतिक राशि ए जो है एक्स वाई जेड पर निम्नलिखित सूत्र ए बराबर एक्स क्यूब वाई अपान जेड स्क्वायर से प्रदर्शित है, ठीक। एक भौतिक राशि जो ए है वो एक्स वाई जेड से संबंधित है, और किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित है, ए बराबर एक्स क्यूब वाई अपान जेड स्क्वायर से प्रदर्शित है। कहा जा रहा है यहां से ए के मापन में होने वाली अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो ए के मापन में होने वाली जब हम अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो ये जो ए है देखिए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेल्टा ए अपान ए गुणे 100, ठीक, बराबर जो घात 3 है, हमने कहा था चाहे गुणे में हो चाहे बटे में हो सबके बीच प्लस प्लस लगा देना है, और जो घात है वो आगे आ जाएगी, ये घात 3 आ गई आगे, ये कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपान एक्स गुणे 100% प्लस वाई की घात कितनी है, 1, तो इसको आगे करिए या ना करिए, ये हो जाएगा डेल्टा वाई अपान वाई गुणे 100% प्लस अगला हो जाएगा जेड की घात 2 थी, इसको भी आप प्लस में ही लिखेंगे, 2 इसका आगे आ जाएगा,
तो हो जाएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड गुणे 100%। ठीक, ये फार्मूला बन गया आपका। बात समझ में आई? ठीक। अब यहीं से एक और फार्मूला जिसे कहा गया, एक भौतिक राशि है, किसी गोले की त्रिज्या जो है, किसी गोले का आयतन उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। एक गोले की त्रिज्या r है, गोले की त्रिज्या कितनी है? r। ध्यान देना भाई, गोले की त्रिज्या r है, इसके आयतन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि कह रहा है, इसके आयतन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि निकालिए, इसके आयतन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक, इसके आयतन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब वो गोले का जो आयतन होता है वो त्रिज्या पर ही निर्भर करता है। जो गोले का आयतन होता है v बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब। गोले का जो आयतन होता है v बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब, जहां r क्या होती है? गोले की त्रिज्या। बाकी ये जो r है ये आपकी अचर राशि है, इसका मान प्रत्येक गोले की त्रिज्या किसी की 7 होगी, किसी का 8, किसी की 10, किसी की 15, किसी की 20, किसी की 25। तो r का मान जो होता है प्रत्येक क्वेश्चन पर बदलता रहता है, लेकिन ये जो 4/3 पाई है ये सबके लिए इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? नियत होगी। अर्थात ये 4/3 पाई जो हो जाएगी वो हमारी कैसी राशि हो जाएगी? वो अचर राशि हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? अचर। इसका मान सबके लिए क्या होता है? नियत होता है। तो और जो गोले की त्रिज्या है वो मुख्यतः उसकी त्रिज्या पर निर्भर करती है, ये 4/3 पाई पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो इसके आयतन में जो हम प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो आयतन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि लिखेंगे तो v कन्वर्ट हो जाएगा डेल्टा v अपॉन v गुणे 100% बराबर, इससे 4/3 पाई सबके लिए नियत होता है, सब में यही रहता है, इसको हम छोड़ देंगे, इसका कोई औचित्य नहीं। ये घात 3 आगे आ जाएगी, ये 3 इंटू डेल्टा r अपॉन r गुणे 100%, जहां ये इसकी त्रिज्या में होने वाली प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी। ठीक, अब इस पर आधारित हम कुछ न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं। दिया है एक भौतिक राशि P, तीन मापित राशियां ABC से निम्न प्रकार से संबंधित हैं। P बराबर a क्यूब b² कह रहा है ABC की मापों में क्रमशः 1%, 2% तथा 3% की त्रुटि होती है, तो P के मापन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए अगर ये ऐसा क्वेश्चन दिया होता है तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो दी गई मापित राशि है, दी गई राशि है वो किन किन राशियों पर निर्भर करती है। ठीक, अगर उन राशियों के मान संख्यात्मक दिए हुए हैं तब आपको इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करना है। करना वही है लेकिन उसमें आपको ज्यादा सॉल्व करना है। लेकिन अगर ये जो मापित राशियां हैं ABC, इनकी मापें प्रतिशत में दी हैं, जैसे इस क्वेश्चन में दी हैं, ABC से निर्भर है, ABC की मापों में क्रमशः 1% की, 2% की तथा 3% की त्रुटि होती है, तो कि P के मापन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अगर इस तरीके से दिया गया है तो सॉल्व करने में थोड़ी भी कठिनाई नहीं है। लेकिन अगर इनके मान दिए होते, जैसे A का मान दिया होता 2.4 सेंटीमीटर, B का मान दिया होता 2.8 सेंटीमीटर, C का मान दिया होता 2.24 सेंटीमीटर, इस तरीके से अगर इनकी वैल्यू दी होती है तो सॉल्व करने में कठिनाई होती। लेकिन जब इनके मान प्रतिशत में दिए हैं, ABC की मापों में क्रमशः 1%, 2% तथा 3% की त्रुटि होती है, तो P के मापन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अधिकतम छूट गया है यहाँ से, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए जो परसेंट में वैल्यू दी गई है 1%, A में कितने परसेंट? 1%। अर्थात अगर वैल्यू परसेंट में दी गई है, इसका तात्पर्य है कि ये A का मान नहीं दिया, ये दिया है डेल्टा A अपॉन A गुणे 100% की वैल्यू कितनी है? 1%। बात समझ रहे हो? अगर वैल्यू परसेंट में दी गई है तो इसका मतलब A का नहीं है, ये पूरी वैल्यू कितनी दी है? डेल्टा A अपॉन A गुणे 100% बराबर 1%। ठीक, अगर यही मान A बराबर 2.4 दिया होता तब फिर आपको यहाँ से डेल्टा A का मान निकालना पड़ता। ठीक,
बी का मान 2.8 दिया तो आपको डेल्टा बी का मान निकालना पड़ता, सी का मान इतना दिया होता तो डेल्टा सी का मान निकालना पड़ता। लेकिन अगर परसेंट में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा ए अपॉन ए गुणे 100% बराबर 1% हो जाएगा। ठीक, बी में भी 2% दिया है तो ये हो जाएगा डेल्टा बी अपॉन बी गुणे 100% बराबर 2%। ठीक, इसी प्रकार डेल्टा सी अपॉन सी गुणे 100% की वैल्यू कितनी दी गई है, 3%। ठीक, बात समझ गया। अब जो P दी गई, P बराबर कितना है, a क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी, इसलिए हम लिखेंगे P के मापन में होने वाली, P के मापन में होने वाली अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, P के मापन में होने वाली अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। हम P के मापन में होने वाली अधिकतम प्रतिशत त्रुटि लिखेंगे तो देखिए P के स्थान पर कितना हो जाएगा, डेल्टा P अपॉन P गुणे 100%। ठीक, बराबर यहां पर a की घात 3 है, जो घात 3 है वो आगे आ जाएगी, ये हो जाएगा 3 और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेल्टा a अपॉन a गुणे 100%। ठीक, फिर कौन सा चिन्ह लगाएंगे, प्लस, b का 2 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा b अपॉन b गुणे 100%। ठीक, प्लस c का आपका जो है आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा घात 1 है, इसमें प्लस ही लगाना है, अधिकतम है, घात 1 है तो 1 को आगे लिखे या ना लिखे, डेल्टा सी अपॉन सी गुणे 100%। ओके, ये हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन पी गुणे 100% बराबर, देखो 3, डेल्टा ए अपॉन ए गुणे 100% का मान कितना है, 1% गुणे 1% प्लस 2 गुणे डेल्टा बी अपॉन बी गुणे 100% का मान कितना है, 2% प्लस डेल्टा सी अपॉन सी गुणे 100 का मान 3%। ये हो जाएगा 3 एकम 3%, 2 दूना 4%, 3 एकम 3%, 4 3 7, 7 3 10%। तो ए के मापन में होने वाली, पी के मापन में होने वाली जो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जैसे दिया गया है इसी पर आधारित कि एक भौतिक राशि S जो है, एक भौतिक राशि S A, B, C पर निम्नलिखित सूत्र द्वारा संबंधित है, a स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी से संबंधित है। A के मापन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि 3%, A के मापन A तथा B, C की मापों में क्रमशः 1%, 3% तथा 4% की त्रुटि हो तो S के मापन में होने वाली त्रुटि, S के मापन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि बताइए। ठीक, तो कह रहा है S के मापन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि बताइए कितनी होगी। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक भौतिक राशि x 3 मापित राशियां a, b, c पर निम्न सूत्र x बराबर a क्यूब b अपॉन c स्क्वायर द्वारा निर्भर करती हैं। यदि a बराबर 2.7 सेंटीमीटर, b बराबर 2.0 सेंटीमीटर तथा c बराबर 0.03 सेंटीमीटर हो तो x के मापन में होने वाली अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां से देखिए a का मान दिया गया है, ध्यान देना a बराबर दिया गया है 2.7 सेंटीमीटर, b बराबर दिया गया है 2.0 सेंटीमीटर,
C बराबर दिया गया है 0.037 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना दिया गया है। अब A का मान दिया तो हमें डेल्टा A का निकालना है। देखिए डेल्टा A का मान कैसे निकालेंगे, जो संख्या दी गई है उसमें दशमलव के बाद के अंकों की अनिश्चितता को दर्शाते हुए, अर्थात हम कह सकते हैं अल्पतमान लिखेंगे उसका। तो इसमें देखा जाए तो दशमलव के दाहिनी ओर कितने अंक हैं, 1। तो जब हम डेल्टा की वैल्यू लिखते हैं अर्थात अनिश्चितता को लिखते हैं, तो हम देखते हैं जो संख्या दी गई है उसमें दशमलव के बाद पहले कितने अंक हैं। ठीक, अगर जैसे संख्या A बराबर दी हो गई होती, सपोज दैट 2.245, तो इसमें हम देखते हैं अगर तो दशमलव के बाद दाहिनी ओर कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। कितने अंक हैं, 3। तो ध्यान देना, तो जब हम डेल्टा A का मान लिखते तो दशमलव लगाते, अंतिम अंक हम 1 लिखते हैं। जो अंतिम अंक लिखते कितने, अर्थात इसमें हमें दशमलव के बाद, इसमें देखा दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3। तो जब हम डेल्टा A की वैल्यू लिखेंगे, अनिश्चितता की वैल्यू लिखेंगे, तो दशमलव के बाद 3 अंक लिखेंगे। ठीक, अंतिम अंक हमारा 1 होगा, शेष कितने अंक बचे, 2। तो वो 2 हम क्या लिख देंगे, 0, अर्थात डेल्टा A का मान कितना आ जाएगा, 0.001। ठीक है, इसी प्रकार जैसे B का मान होता, सपोज दैट 2.24567 इसमें अगर हमें डेल्टा B की वैल्यू लिखना होता, अल्पतमांक अर्थात अनिश्चितता को इसकी लिखना होता, तो हम देखते दशमलव के बाद इसमें कितने अंक हैं। तो गिनते 1 2 3 4 5 6, दशमलव के बाद 6 अंक हैं। तो डेल्टा की B की जो वैल्यू लिखते तो दशमलव के बाद 6 अंक ही लिखते। अंतिम अंक होता हमारा 1, बाकी कितने अंक बचे, 5। तो इनके बीच में हम 5 जीरो लगाते, 1 2 3 4 5। ठीक है, बात समझ में आई। तो यहां से देखिए A, इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक है, तो दशमलव लगाते कि कितने अंक हैं, 1। हम केवल जो अंक लिखते वो 1 होता। ठीक, इसमें डेल्टा B की वैल्यू दशमलव के बाद 0 है, 1 अंक तो है, तो इसमें हम कितना लिखते, 0.1। ये नहीं समझना कि 1 अंक है तो 1 लिखा गया है, दशमलव के बाद जितने अंक हैं, ठीक, उतने जितने डिजिट हैं हम कह सकते हैं, उतने डिजिट तक हमको ये वैल्यू लिखनी है। अगर 3 डिजिट होते तो हम 3 तक लिखते, जैसे इसमें दिखाया, इसमें दशमलव के बाद 3 डिजिट थे तो 3 डिजिट लिखा, अंतिम डिजिट 1 हो गया, बाकी कितने हो गए, 0। इसमें जैसे हमने आपको दिखाया दशमलव के बाद 6 डिजिट थे, तो दशमलव के बाद हम 6 डिजिट ही लिखते, अंक लिखते, अंतिम अंक 1 होता, बाकी कितने 0 लिख देते, 5। तो इसमें दशमलव के बाद 1 ही अंक था तो वो हमने 1 लिख दिया। ठीक है, इसमें देखा जाए C लिखा है तो इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3 हैं। इसकी अनिश्चितता को हम लिखेंगे तो डेल्टा C बराबर दशमलव के बाद 3 अंक है, तो दशमलव के बाद हमें 3 अंक लिखना होता। अंतिम अंक हम 1 लिख देते, कितने और अंक शेष बचे, 2, तो ये हम 2 जीरो लिख देते। ठीक है, अब हम x जो दिया गया है राशि, x बराबर दिया गया है a³ b/c²। हम यहां से लिखते x के मापन में होने वाली अधिकतम या महत्तम होने वाली अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, x के मापन में होने वाली अधिकतम प्रतिशत त्रुटि बराबर कितना हो जाता है, ये डेल्टा x/x गुणे 100% बराबर इसका 3 आ गया जाता, डेल्टा A/A गुणे 100% प्लस B में कुछ नहीं, ये हो जाता डेल्टा B/B गुणे 100, अर्थात B की घात कुछ नहीं थी। ठीक, प्लस 1 थी, इसमें C की घात कितनी है, 2 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा C/C गुणे 100%। ठीक, वैल्यू रखेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा डेल्टा x/x गुणे 100% बराबर 3। डेल्टा A की वैल्यू कितनी होती, 0.1 बटे A के स्थान पर 2.7 गुणे 100 प्लस डेल्टा B का मान कितना है, 0.1 बटे 2 के बाद देखिए दशमलव के बाद आपका कोई जो है अशून्य अंक नहीं, अशून्य अंक बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
नहीं है, केवल कितना है 0, तो उसको हम नहीं लिखेंगे, गुणे 100। ठीक, प्लस 2 डेल्टा सी के स्थान पर कितना 0.001 और सी का मान 0.037 गुणे 100। ओके, देखिए ये दशमलव से यह दशमलव हट जाता। ठीक, या कहते अंश में एक दशमलव है, हर में ऊपर एक गुणा नीचे एक गुणा। जब अंश में दशमलव हटता है तो 0 कहाँ बढ़ता है, हर में, और जब हर में दशमलव हटता है तो 0 कहाँ बढ़ता है, अंश में। 10 एक कम 10, वही आता है 1/27। ठीक, यहाँ से दशमलव हटा, यहाँ 0 बढ़ गया, यहाँ 3 अंक बाद दशमलव था, यहाँ 3 अंक बाद दशमलव था, बैलेंस हो गया। ये हो गया डेल्टा x अपॉन x गुणे 100% बराबर, ये हो गया 3, 1 का गुणा 100 से होगा 100/27% प्लस 100 का गुणा 100/20% प्लस 2, 100 एक कम 100, 100/37। ठीक, भाग कर दोगे, 27 को आप 100 से भाग करेंगे, 27 भाजक हो गया, 100 हो गया भाज्य, तो 27 × 81, ये बचेगा 19। ठीक है, छोटा है, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 214 और 7 7 49। ठीक, या 2 8 16, 7 8 56 ज्यादा हो जाएगा, ये 7 बार जाएगा, 7 7 49 के 9, हाथ लगा 4, 7 दूनी 14 और 14 4 18, बचा 1। केवल इसमें दशमलव के बाद 1 अंक तक वैल्यू दी गई थी, तो दशमलव के बाद 1 अंक तक वैल्यू रखेंगे। इसको इससे काटेंगे, आएगा 3.7, हो जाएगा 3 गुणे 3.7% प्लस 20 पंचे 100, यह आएगा 5% प्लस 2। 37 को 100 से भाग कर दें, 37 गुना 74, 7 दूनी 2 6 7 74, और ये बचेगा 10 से 2 जाएगा 8 बचेगा 28, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, 3 7 21, 7 7 49, 3 8 24 और 7 8 56 ज़्यादा हो जाएगा। ये कितनी बार जाएगा, 7 बार, 7 7 49 के 9, हाथ लगा 4, 7 3 21, 21 4 25। ठीक, 8 बार जा रहा, 8 7 56 के 6, हाथ लगा 5, है ना, 8 बार अगर जाता तो 8 7 56, 56 के 5 और 56 के 6 लगा 5 और 8 3 24, 24 5 29 ज़्यादा हो जाता। ठीक, इसको 2 अंकों तक काटा तो यह 2.7, यह हो जाएगा 2 गुणे 2.7, 3 7 21, 3 3 9 1, 9 2 11। ठीक है, 2 अंकों बाद दशमलव लगा दिए, 5% प्लस 2 7 14 4, 2 दूना 4 1 5, 5.4% जोड़ दो भाई, 1 5। ठीक, 5 5 10 1 11, 1 1 2, 21.5%। तो x के मापन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि कितनी आती, 21.5% आ जाती। ठीक, तो अगर परसेंट में त्रुटि दी होती है तो सॉल्व करने में आसानी होती है, लेकिन अगर आपको जो a b c के मान पैमाने में दिए होते हैं, पैमाने के साथ दिए होते हैं, तब उसको सॉल्व करने के लिए आपको उस मापक यंत्र की अनिश्चितता को देखना पड़ता है, जैसे डेल्टा a डेल्टा b डेल्टा c को देखना पड़ता है। ठीक, ये दशमलव के बाद कितने अंकों तक माप देती है।